नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग पेपर 4 का प्रश्न देखेंगे। हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2020 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में हम लोगों ने 101 पार्ट तक देख लिया था। आज हम लोग 102 नंबर पार्ट को देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में हम लोग 2 प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का जो प्रश्न है पेपर 4 का है और दूसरा जो है आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। यह वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज का जो प्रश्न है पेपर 4 का है, प्रश्न संख्या 203 है और 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है। लिखने से पहले वही सावधानियां कि जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, इन सारी चीज़ों का उपयोग ज़रूर करिए आप। इसके साथ में जैसे कुछ फ्लो चार्ट है या डायग्राम है, इन सारी चीज़ों का भी जहाँ पर भी रेलेवेंट लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं। और जो अच्छे शब्द होते हैं या अच्छे वाक्य होते हैं तो उनको आप अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिए। इस प्रश्न को लिखना है, पेपर 4 का प्रश्न है। प्रश्न देखते हैं। लोक सेवकों के आचरण के प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण करिए। तो देखिए, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो लोक सेवक होते हैं, तो उनके आचरण से संबंधित तो बहुत सारी चीज़ें लाई जाती हैं, नियम कानून लाए जाते हैं, आचार संहिता लाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्यों लाई जाती हैं? लाई इसलिए जाती हैं क्योंकि कर्मचारियों में अनुशासन बना रहे, सिविल सर्वेंट के अंदर एक अनुशासन रहे, वह अपने दायित्वों का पालन कर सके और जो उसके अधिकार क्षेत्र हैं, जो उसको शक्तियां प्रदान की गई हैं, उनका वह दुरुपयोग न कर सके। जो शक्तियां हैं उनका दुरुपयोग रोकना इनका मुख्य कार्य होता है। लोक सेवा के आचरण। अब लोक सेवक का अगर आचरण अच्छा नहीं है तो वो भ्रष्टाचार और उत्तरदायित्वहीनता में लिप्त होता चला जाएगा, वह जवाबदेह नहीं होगा। तो लोक सेवकों को आचरण युक्त बनाने के लिए, जवाबदेह बनाने के लिए, सत्यनिष्ठ होने के लिए और जो दायित्व हैं उनका अच्छी तरीके से पालन करने के लिए जो आचार संहिता है, आचरण जो होता है उसके प्रमुख प्रावधान जो हैं वो दिए जाते हैं, उसी को आचार संहिता कहा जाता है। और कानूनी रूप से जो चीज़ें सही हैं, जो अधिकार क्षेत्र में आपके आता है, जो सही रूप में है, आप उन दायित्वों का निर्वहन करें पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ में। आप जो लोक सेवक हैं, लोक सेवक के अगर कार्य, जो चीज़ें हैं, आचरण अगर सही नहीं होगा तो उनके कार्य भी प्रभावित होंगे। अब देखिए, लोक सेवकों के लिए आचार संहिता की जहाँ तक बात कही जाती है, तो लोक सेवकों के लिए आचार संहिता जो है वो आपकी क्या कहती है? पहला पॉइंट जो है, पूर्ण निष्ठा से कर्तव्यों का पालन करना। कि भाई आप जिस पद पर हैं उस पद की गरिमा के अनुसार, पद प्रतिष्ठा के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करें। जो आप का पद है, जो आपकी गरिमा है, पद की गरिमा है, उसको बनाए रहेंगे और पूर्ण निष्ठा के साथ में अपने कर्तव्यों का पालन करें। और क्या अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है आपका आचार संहिता के संबंधित। तो देखिए, राजनीतिक तटस्थता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कोई ए नाम का एक सिविल सर्वेंट है, लोक सेवक है, अब ये अपने भाई भतीजावाद, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए ये चापलूसी करने लगते हैं सरकार की, अपने उच्च अधिकारियों की। और राजनीतिक रूप से बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे जनता हो या नागरिक समाज का आदमी हो या एक राजनीतिक व्यक्ति हो, तो राजनीतिक न्यूट्रलिटी जो होती है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सिविल सेवकों के लिए। और निष्पक्षता, अब अगर निष्पक्षता नहीं होगी तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत खड़ी होने लगेगी कि एक अधिकारी के पास में अधिकार, जो उसको अधिकार मिले हैं उनका उपयोग करके वह पक्षपात कर सकता है। वो अपने भाई और बेटे और सभी लोगों को अच्छे अच्छे पदों पर पोस्ट कर सकता है, उन चीज़ों को दे सकता है, लाभ पहुंचा सकता है, गलत तरीके से दूसरों को लाभ पहुंचा सकता है। तो ये निष्पक्षता जो है ये ज़रूरी है।
और क्या है, सार्वजनिक आलोचनाओं पर प्रतिबंध है कि जैसे आप एक सिविल सेवक होते हैं, आप एक सिविल सर्वेंट हैं, तो आप सिविल सेवक होने के साथ साथ अब एक सरकार के अधिकारी भी हैं। अब आपको सरकार की आलोचनाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है कि आप किसी भी सरकारी योजना या सरकार से संबंधित सरकार की आलोचना आप नहीं कर सकते। आप सार्वजनिक मंच से सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं आलोचना, वो भी नहीं, सरकार की कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो आप मीडिया से मुताबिक होके उनके सामने जाकर आप अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, चीज़ों को बता सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सार्वजनिक आलोचना आप करने लगें, तो इस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि आप सरकार जिस सिस्टम में है आप उसी सिस्टम की आलोचना करने लगें, जो नीतियां हैं उन्हीं नीतियों की आलोचना करने लगें। ठीक है, तो इन चीज़ों की मनाही करी गई है। और क्या है कि जैसे संपत्ति संबंधी नियम कुछ बताए गए हैं कि सेवा, जिस समय आप से एक सिविल सेवक बनते हैं तो उससे पहले आपका ब्यौरा लिया जाता है कि आपके पास में चल अचल संपत्ति कितनी है, उसका विवरण देना होता है, उसका ब्यौरा देना होता है, और उसी के आधार पर आगे चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर संपत्ति संबंधी नियम भी बनाए गए हैं आचार संहिता के अंतर्गत एक सिविल सेवक के लिए कि आपको अपना ब्यौरा देना होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जैसे चंदा देने पर प्रतिबंध लगाया गया है कि जैसे मान लीजिए सिविल सेवक है, एक पक्षपात करते हुए एक पर्टिकुलर पार्टी को पैसा फंड, जो ज़िले का जो खजाना होता है या पैसा होता है, जो गवर्नमेंट का पैसा होता है, उससे वो बिल्कुल अनधिकृत तरीके से वो किसी पार्टी को पैसा दे देता है। तो ऐसे में क्या है, इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है, चंदा देने पर प्रतिबंध लगाया गया है, ध्यान रखिएगा। ये जो सिविल सेवक होते हैं ये किसी भी पार्टी या किसी भी व्यक्ति को चंदा नहीं दे सकते, जो भी अधिकार क्षेत्र है उनके अनुसार इन चीज़ों को करना होता है। और लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है उपहार लेने संबंधी नियम भी बताए गए हैं कि जैसे मान लीजिए किसी का मैरिज हो रही है, मैरिज में आप अगर उसी शादी के माध्यम से आप बड़ी घूस ले लेते हैं या उपहार के रूप में आप ले लेते हैं, तो ये चीज़ें मनाही की गई हैं। जन्मोत्सव में आप बहुत बड़ी एक कोई गिफ्ट ले लेते हैं, ठीक है, तो ये गाड़ी हो गया, अन्य सामग्रियां जो हो गई, हार हो गया, मतलब आप किसी भी तरीके से आप अपनी फैमिली के लिए आप गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप के लिए ये मनाही करी गई है कि एक सिविल सेवक के लिए उपहार लेने संबंधी नियम बनाए गए हैं। कुछ चीज़ें, कुछ छूट दी गई है कि कुछ मात्रा तक आप ले सकते हैं, कुछ पैसे के अमाउंट तक आप चीज़ों को ले सकते हैं, गिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उस सीमा के बाहर आप नहीं ले सकते। मतलब बड़े अमाउंट ऑफ मनी जो है, पैसा जो है, वो आप नहीं ले सकते। इन चीज़ों पर आचार संहिता लागू करवाई जाती है। और क्यों लागू करवाई जाती है? सिविल सेवकों के लिए कि जो योजनाएं और जो भी सर्विसेज हैं वो लोगों तक बेहतर रूप में पहुंच सकें। ठीक है, तो इस तरीके से 125 शब्द सीमा में आपको अपने शब्दों में इस प्रश्न को अच्छे से लिखिए। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को यूपी पीसीएस मेंस के ग्रुप में, आप लोगों को पेड ग्रुप जो चल रहा है 2020 का मेंस का, तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ में देखिए जैसे 22 जनवरी से आपको एग्ज़ाम है मेंस का, तो अभी से हम लोग करंट अफेयर और जितने भी स्टैटिक क्वेश्चंस हैं और जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, तो दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को देखते रहेंगे। ठीक है, तो जिससे तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो जाएगी। चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। करंट अफेयर का प्रश्न है 125 शब्दों में, इसको भी आप लोगों को लिखना है। तो देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है 204 है और 125 शब्द सीमा में लिखना है। अब देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है, इसको लिखने से पहले ध्यान रखिएगा कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं, कोई भी उत्तर आप लिखते हैं उसमें ग्रामर की गलतियां नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन या कोई अच्छी लाइन जो आपको ठीक लगे इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो आप उन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ में कुछ डेटा, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग करिए और जो अच्छे शब्द हैं, अच्छे वाक्य हैं, तो उनको आप अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिए। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है?
प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पर टिप्पणी करिए। तो देखिए, स्वनिधि योजना जो है अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की थी लॉकडाउन के बाद में, जून मंथ में। तो इसमें क्या था कि दोस्तों यह जो मुख्यतः जो सड़क विक्रेता जो होते हैं, रेहड़ी वाले होते हैं, फेरी लगाने वाले जो लोग होते हैं, तो इनके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है, सड़क विक्रेताओं के लिए एक विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा योजना है। इसमें वह जब भाई लॉकडाउन के कारण, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन किया गया था, लॉकडाउन के कारण जिन लोगों की जो स्वरोजगार करते थे, जो फेरी लगाते थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें प्रभावित हुई, जिनके पुनः उन चीज़ों को शुरू करने के लिए सरकार ने इस योजना को लाई है। अब देखिए, सड़क विक्रेताओं के लिए विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा है। इसमें क्या होता है कि जैसे 10,000 रुपये कोई फेरी लगाने वाला है, उसके पास पैसे नहीं है आगे सामान खरीदने के लिए, तो वह 10,000 रुपये का लोन लेके अपने जो कार्य वह कर रहा था पहले, उसी को पुनः वह शुरू कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। और इसमें जो समझौता हुआ है वो सिडबी बैंक के साथ में हुआ है। जो कार्यान्वयन एजेंसी जो है वो सिडबी होगी, ध्यान रखिएगा, सिडबी। अब इसमें कुछ आहर्ता है कि कौन कौन से व्यक्ति आएंगे, कि जैसे देखिए पटरी पर जो लोग दुकान लगाते हैं, पटरी वाले दुकानदार, फेरी वाले, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, दिहाड़ी जो कामगार होते हैं, तो ये सारे के सारे व्यक्ति लॉकडाउन से प्रभावित होते हैं। तो इन्हीं को आहार्य प्रदान किया गया है, आहारता प्रदान की गई है कि यही लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं। ठीक है, अब देखिए योजना के लाभों को और अन्य चीज़ों को, प्रावधानों को देख लेते हैं कि जैसे देखिए इस योजना से 50 लाख पटरी वाले जो व्यक्ति हैं या रेहड़ी वाले व्यक्ति हैं या जो रोड पर सड़कों पर दुकान लगाते हैं, तो उनको 50 लाख पटरी वाले या जो दिहाड़ी व्यक्ति हैं स्वरोजगार वाले, तो वो लोग लाभान्वित होंगे। इससे और क्या चीज़ें होंगी कि स्वरोजगार सृजन होगा, भाई कहीं ना कहीं लोग स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित होंगे और नए नए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। योजना से लाभ जो है दोस्तों, योजना से लाभ जो है वो मार्च 2022 तक उठाया जा सकता है। कोई भी पटरी वाला, रेहड़ी वाला, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो लोग काम करते हैं, तो उनको यह इस योजना से लाभ जो है मार्च 2022 तक उठा सकते हैं। ठीक है, इस योजना के तहत बताया भी गया है कि पटरी विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी मुहैया कराई जाएगी सरकार के द्वारा। और यदि समयबद्ध समय पर, ठीक है, जो टाइम दिया गया है उसी टाइम पर अगर आप ऋण अदा कर देते हैं, तो ऋण अदायगी पर लाभार्थियों को बैंक खातों से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से छमाही आधार पर 7% ब्याज भी मिलेगा। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं इस योजना से संबंधित। तो इस योजना से संबंधित जितनी भी बातें थी, कुछ और भी पॉइंट्स अगर आपने कहीं से पढ़े हैं तो उनको भी ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। तो इस प्रश्न को 125 शब्दों में लिखने का प्रयास करिए, अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए। इसकी PDF जो है UPPCS मेंस के पेड ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, अच्छे से आप लोग आंसर राइटिंग करते रहिए, चीज़ों को लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।